नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं बलवंत मनकोटिया, जिनको पैंथर्स पार्टी का फायर ब्रांड नेता माना जाता था, लेकिन आज उन्होंने साइकिल के हैंडल को छोड़ करके कहीं ना कहीं झाड़ू थाम लिया, यानी आम आदमी पार्टी आपको ज्वाइन किया है। बलवंत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी, धन्यवाद। इस सफर को आप कैसे देखते हैं, पैंथर्स से आप तक का सफर? हाँ, जब पहले शुरुआत हमने राजनीतिक दल से की तो उस वक़्त भी मन में एक ही भावना थी कि लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हमारी हो सकती है, सिस्टम, समाज और देश के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आज भी वही भावना है कि लोगों के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, इलाके की, स्टेट के और देश की बेहतरी के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो यही भावना लेके झाड़ू हाथ में लिया है हमने। क्या आपको लगता है कि जो आपकी नीतियां हैं वो सही हैं, और किस तरीके से आप उसको जस्टिफाई करते हैं? अगर आप हमारे पिछले दिनों जब ज्वाइनिंग का प्रोग्राम हुआ तो उसमें बहुत से हमारे पत्रकार जम्मू और उधमपुर से भी वहाँ पहुँचे थे, और ये वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक्स में गए, वहाँ के स्कूल्स में गए और ख़ुद दास्तां बयां करने लगे कि वाकई अगर हमने कहीं बेहतर जो है एक सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, वहाँ का स्टाफ का जो तरीक़ाकार है पढ़ाने का, या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे लोगों का जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो देखा है, तो उन्होंने खुद मेरे से बात कर रहे थे कि वाकई एक मिसाइल कायम हुई है दिल्ली के अंदर। तो जस्टिफाई मैं नहीं करता, जस्टिफाई लोग करते हैं। लेकिन बलवंत जी, ये वो पार्टी है जिसको कश्मीर से भी वोट लेने हैं। अगर कश्मीर को लेकर के इनकी सोच, विचार या रणनीति अलग रही, अगर वो 370 का समर्थन करते 35 से वापसी की बात करेंगे, तब बलवंत मनकोटिया को कैसा लगेगा? देखिए, फ़िलहाल तो अगर इसकी बात करें तो ये मैटर सब जुडियस है। इसके ऊपर तो पार्टी ने पहले ही कहा कि फ़िलहाल सब जुडियस है, और देश के सबसे बड़े जो हमारा कानूनी दायरा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर हमें सब लोगों को भरोसा करना है, उसके फ़ैसले का इंतज़ार करना है। तो इसके ऊपर तो पार्टी ने ऑलरेडी कहा कि फ़िलहाल अभी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल कश्मीर और जम्मू का, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने हमेशा जम्मू का एक हमारी पार्टी का जो स्टैंड था कि जम्मू को लेके था, और कभी कभी कश्मीर का भी रहता था। लेकिन अगर आप डीपली अगर आप देखें तो इनजस्टिस अगर जम्मू के साथ हुआ है तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर कश्मीर में किसी एरिया, किसी इलाके और किसी लोगों के साथ हुआ है तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, इम्पॉर्टेंट ये है कि 70 वर्षों में जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा कि जम्मू को कुछ नहीं मिला, कश्मीर खा गया, कश्मीर को कुछ नहीं मिला, जम्मू खा गया, तो आ जाके अब अगर इसको डीपली देखें, अब जम्मू और कश्मीर के अभी भी मेरे पास शोपियां से मेरे पास काफ़ी एक बड़ा डेलीगेशन आया था अभी, तो मतलब खासकर युवा थे। तो ये अब लोगों के अंदर ये है कि ये लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन्होंने एक खाई पैदा की कि जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे ना हों, और रिलीजियस और रीजन के बेस पे लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया। उसका फ़ायदा ये लिया कि उसकी लड़ाई में ना तो किसी को बेहतर स्कूल की, किसी के बच्चे को बेहतर सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन की फैसिलिटी मिल सकी, ना आज तक 70 वर्षों में किसी को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल सकी। आज आप देखें कि जिस तरीके से जो केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है, उसमें आज अगर हमारा इलाका कहाँ है, पानी की समस्या, बिजली के बिल्स आप देखिए किस तरीके से, कोई एक घर ऐसा नहीं है जहाँ 20-50 हज़ार लाख 2 लाख का बिल नहीं आता है। इसी तरीके से पानी की बात करें, जम्मू शहर में पानी का हाहाकार है, उधमपुर शहर में पानी का हाहाकार है, गांव की तो बात ही छोड़िए। तो इस लड़ाई में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इन लीडर्स ने सरकारें बना के अपने ऐशो आराम किया और लोगों को लड़वाते रहे। हम तो लड़ते रहे कि जनाब आप मेरा हिस्सा खा गए, वो कहता आप मेरा खा गए, लेकिन रिजल्ट किसी को नहीं मिला। आज लोग समझते हैं कि इस लड़ाई को छोड़ के हमने अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाना है, एक बेहतर एजुकेशन अपने बच्चों को दिलानी है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए जो मोहल्ला क्लिनिक्स में मिलती हैं, वो बिजली हमें जिस तरीके से मैं देख रहा था कि जब दिल्ली में थे तो वहाँ मैं देख रहा था एक स्लोगन किसी ने लिखा था
कि केजरीवाल मेरा हीरो, मेरा बिजली का बिल जीरो। भाई अगर बिजली अगर टैक्स हम देते हैं गवर्नमेंट को, तो टैक्स हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, तो एटलीस्ट बिजली पानी तो हमें फ्री मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? पानी तो नेचुरल है, उसके ऊपर भी टैक्स है। तो जो हालात बन रहे हैं, तो ये सरकारें अगर इसी तरीके से चलती रही और हमें लड़वाती रही, तो ये तो हमारी सांसों के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। तो इसलिए लोग आज इन पॉलिटिकल इश्यूज़ से थोड़ा सा बाहर निकले, डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे आना चाहते हैं। और पूरी रियासत, खासकर यूटी, अब मैं कहूँगा हमसे रियासत ही निकलता है, और रियासत बनानी भी हम सब, आप और हमने मिलके दोबारा बनानी है, इसकी लड़ाई भी लड़नी है। लेकिन अब लोग ये समझ चुके हैं कि रीजन और रिलीजन के नाम से लड़ा के हमें मिला कुछ नहीं है। इसलिए अब हमने तरक्की की ओर बढ़ना है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है और तरक्की के रास्ते पर चलना है। बलवंत सिंह मनकोटिया रियायतें या फिर मुफ्तखोरी कहा जाए या सब्सिडी की राजनीति पे विश्वास करते हैं? देखिए, ये बलवंत सिंह की बात नहीं है। आज अगर देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार है, अगर 2000 रुपया एक आदमी के खाते में डालने का उनका एक प्रोग्राम है, इसी तरीके से फ्री राशन का प्रोग्राम है, और जब देखें तो वो भी फ्री राशन देते हैं। और फ्री राशन अगर आप देखें तो जाता कहाँ से है? लगभग 35 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल और डीजल पर लीटर पे हमसे टैक्स लिया जाता है, और उस टैक्स के पैसे से वो फ्री राशन लोगों को दिया जाता है। अगर दूसरा कोई फ्री देता है तो उसको हम कहेंगे वो जायज़ है, और दूसरा अगर अदर कोई कहता है तो वो एंटी नेशनल है। तो ये नहीं चलेगा। अब ये अगर पॉलिसी बनती है पूरे नेशनल लेवल पे कि कोई नहीं करेगा तो फिर चलेगा। अगर एक के लिए ये छूट है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं? और फिर क्यों नहीं? टैक्स तो आप मतलब 35 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर आप बनोज जी, आप जब गाड़ी लेके घर से आते हो तो रोज़ 10-15 लीटर तो आप भी जलाते होंगे थे, तो 10 लीटर भी जलाएंगे, जरबे 35 कर रो। तो ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो है आयुष्मान कार्ड है, तो उसमें से उस 35 रुपये में से जाता है आयुष्मान का जो ट्रीटमेंट होता है। तो यानी कि ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं बनोज जी, मैं करवा रहा हूँ, लेकिन खाता किसी का और चलता है। राशन फ्री आप बांट रहे हैं, मैं बांट रहा हूँ, खाता किसी का और चलता है। तो मैं तो कहता हूँ अगर पानी नेचुरल है तो नेचुरल चीज़ें भी हमें खरीद के लेनी पड़ी, टैक्स देना पड़े तो वाई, किस लिए? तो इसलिए फ्री की बात नहीं है। अब देश के अंदर एक तरफ तो हम तो ये क्लेम करते हैं कि देश तो हमारा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम ये क्लेम करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया है। फिर आप किस तरीके से क्लेम करते हो कि हम देश को आगे बढ़ाया और देश को तरक्की के रास्ते पे ले गया और हर आदमी बड़ा एक जिसको हम जीडीपी, महिलाओं के खाते में 1000-2000 रुपया डालना, ये 2000 ये नेचुरल है, मिलता है। ये अगर आपको याद होगा तो ये योगी जी ने भी यूपी के इलेक्शन में कहा था कि मैं 1000 रुपया, कोई गलती करता है तो आपको ये मंजूरी मिल जाती है? नहीं, मंजूरी की बात नहीं है। अगर आप ग्राउंड पे जाके देखिए, लोगों की हालत ऐसी कर दी है। हालत कैसी है कि वो घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गाड़ी में बैठने के लिए किराया नहीं है। हालात ये करिए, हम भी चाहते हैं कोई हाथ फैला के हमारे देश का कोई नागरिक इंतज़ार करे कि सरकार मैं हाथ फैलाऊंगा और सरकार मुझे देगी, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए कि रोजी रोटी का लोगों के पास साधन नहीं रहा है। लोगों का आज देखिए बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपका किसानों की हालात आप देखिए, मजदूरों की हालात देखिए, आप करेंगे क्या लोग? दुकानदार छोटा तो बिल्कुल क्रश हो गया है, छोटा जो है मीडियम तबके का आदमी क्रश हो गया है। टैक्स पे टैक्स है, तो जाएगा कहाँ? तो उसको हाथ फैलाने पे मजबूर किया है। तो हम तो चाहते हैं ऐसा देश, ऐसा समृद्ध भारत बने जिसमें किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं बनी। लेकिन जो कसूरवार है, हाथ फैलाने के लिए आप मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं? मौजूदा और पुरानी सरकारें भी नहीं, मैं नहीं कहता कि एक ही सरकार है। 70 वर्षों 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें नहीं, उन सभी का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सभी का है। उन्होंने लोगों को इस हालात में खड़ा कर दिया कि लोगों को बेचारों हाथ फैलाना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए। मनकोटिया साहब, क्या एजेंडा रहेगा आपका जब आप इलेक्शन में उतरेंगे? क्योंकि टिकट तो आपको मिलना तय ही है। देखिए, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब इनकी टॉप की लीडरशिप के ऊपर बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा हर एक तो नेशनल लेवल पे जो अलग है, लेकिन स्टेट लेवल पे है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये एजेंडा हमारे किसी ऑफिस के बंद दरवाजे में ये तय ना हो। हम इसको लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके अकॉर्डिंगली ही मैनिफेस्टो पार्टी का बनता है। तो ये पार्टी लेवल की बात है। रही है हमारी बात, तो हमारा उधमपुर के अंदर जो नेचुरली जो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा
तो लगभग वही होगा, लेकिन हो सकता पुंछ का थोड़ा डिफरेंट लोगों की डिमांड हो। कश्मीर के अंदर देखें तो हो सकता वहाँ पानी, पीने के पानी की समस्या कम हो, जम्मू के अंदर पीने के पानी की समस्या ज़्यादा है। तो इसी तरीके से हर एरिया का डिफरेंट है और उसी अकॉर्डिंगली हर एरिया को कॉन्फिडेंस लेने के बाद, लोगों को कॉन्फिडेंस लेने के बाद ही मैनिफेस्टो तैयार होगा और वही लोगों में जाएगा और उसी के बेस पे इलेक्शन होगा। मनकोटिया साहब, कुछ रोज पहले जुमे की नमाज के बाद आज़ादी के नारे लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, पीएसए लगाया गया। क्या आप उन लोगों का समर्थन कर सकती है वोट के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है कि ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट का कहीं समर्थन किया जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोविंस वाइज देखा जाएगा किसकी क्या डिमांड्स हैं। कश्मीर के लोग तो अभी भी ये चाहते हैं कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस दिया जाए। अगर आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता कश्मीर में जाके ये कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, वापसी ला के रखेंगे 35 एकड़, फिर मनकोटिया साहब की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, मैंने कहा कि देश राष्ट्रहित में जो भी फैसला होगा राष्ट्रहित में होगा। राष्ट्र हित को मद्देनज़र रख के ही चुनाव लड़ा जाएगा और राष्ट्रहित सर्वप्रिय होगा पार्टी के लिए आने वाले इलेक्शन में। मनकोटिया साहब, जब आपका हम देखते थे कि किस तरीके से आप हाउस के अंदर खड़े होकर के देशभक्ति की बात करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप उन लोगों की जमात में खड़े हो गए जो सबूत मांगते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी कि नहीं हुई। ऐसा क्यों लगता है? देखो विनोद जी, बात ऐसी है कि अगर अब बलवंत सिंह, अगर आज बलवंत की छोड़िए, अगर महबूबा मुफ्ती बीजेपी में चली जाती हैं तो देश की वो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त बन जाएंगी। और मैं लिख के देता हूँ, आज कोई तरीकाकार निकालिए, उनको ज्वाइन कराइए एक हफ्ते के लिए और पूरे देश में ढिंडोरा पीटा जाएगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन औरत कोई है तो राष्ट्रवादी औरत है तो वो महबूबा जी हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि उस पार्टी से बाहर कोई जाता है तो उसके ऊपर कोई भी बात करेगा तो उसका बतंगड़ बनाना है कि तो इसका मतलब है कि देश के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। बाकी जितनी भी, मुझे बताइए कौन सी पार्टी आज देश के अंदर जिसके ऊपर देशद्रोह की बात नहीं जिसके ऊपर की जाती है? तो कहने का मतलब कि एक ही पार्टी में चले जाएं, सारे एक ही पार्टी का गुणगान गाएं और फिर अंदर जाके जिस तरीके से वो खुंटी में बांध देते हैं लीडरों को, उस तरीके से देश चलेगा क्या? देश के अंदर मजबूत सरकार होना बहुत लाजमी है, लेकिन देश के लोगों को मजबूत अपोजिशन भी चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है। वरना कोई एमएलए, कोई पंच, कोई सरपंच, कोई एमपी, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि मेरी अपोजिशन हो, मैं जो चाहूँ मैं करूँ। लेकिन ये देश की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश को तरक्की की राह पे ले जाना है, बाकी लोकतंत्र ढांचे को मजबूत करना है तो स्ट्रांग अपोजिशन का होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता कि क्या बात कह रही है और उसको सीधा आपने एंटी नेशनल सिस्टम के साथ जोड़ दिया। ये अनफॉर्चुनेट है। हाँ, बहस कीजिए ना, बहस कीजिए, ठीक है। बहस करके अगर कोई आदमी लगता है कि वाकई एंटी नेशनल है तो फिर तो आप लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए एंटी नेशनल है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं चल रहा है, पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो एक देश के अंदर इस तरीके का माहौल बना के देश के लोगों को, मैं ये कहता हूँ कि देश के लोगों को अब बांटने की कोशिश की जा रही है। मनकोटिया साहब, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो बातों का लब्बो-लभाव है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट है वो तानाशाही रवैये से काम कर रही है। मुझे लगता है कि आप अपनी अंतरात्मा को झंझोड़ भी रहे होंगे और पूछ भी रहे होंगे और अपने आप को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं तो ये आपको खुद महसूस आ रहा है कि तानाशाही तो है। और आपने भी, मुझे नहीं लगता, आप ऑनलाइन तो बात चल रही है तो कई बार आपने घर में दोस्तों मित्रों के साथ डेफिनेटली बात की। अगर आप ईमान से पूछेंगे तो की होगी बात कि ये तानाशाही की सरकार है। ये आप अकेले की बात नहीं है, सारी दुनिया कह रही है, तो क्या करेंगे इसको? आपने एक एग्जांपल दिया ना, अगर महबूबा मुफ्ती आज ज्वाइन कर लेती है तो दूध की धूली हो जाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर जब उनके साथ पार्टनर थे तो तब उनके आपकी अपनी राय है, किसी और की और राय हो सकती है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपने कहा तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी का। अब दिख रहा है, जब उनके साथ सरकार बनाई तो मुफ्ती साहब ने स्टेज पे क्या बोला था? पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, हाँ, शुक्रगुजार। और किसकी प्रेजेंस में बोला था? किसकी प्रेजेंस में बोला था? डॉक्टर निर्मल सिंह उसी डाइस पे मौजूद थे। तो आप फिर तो उस टाइम तो कहीं नहीं जम्मू कश्मीर में ऐसा उस पार्टी की तरफ से कोई बोला गया कि ये गलत बात है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ।
तो आज जब सरकार में नहीं कहते जी आप आज पार्टनर नहीं है, तो आप कहते हैं जी देश की सबसे देशद्रोही कोई पार्टी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके साथ खड़े हो जाइए, आपके जितने भी जुर्म हैं वो सारे गंगा जल छिड़क जाएगा और आपके सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आपने कोई गुनाह नहीं भी किया तभी आपके खाते में डल जाएगा। आप 2 और एपिसोड भूल गए बलवंत जी। एक एपिसोड जब बुरहान वानी को मारा गया था तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह का स्टेटमेंट आया था। एक वो एपिसोड जब राजनाथ सिंह बतौर डिफेंस मिनिस्टर खड़े थे और महबूबा मुफ्ती उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि ये बच्चे बंकर्स के पास या आर्मी वालों के पास टॉफी और दूध लेने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये तो फिर लंबी फहरिस्त है। तो इस तरीके की कई एग्जांपल्स हैं आपके पास भी हमारे पास भी। तो मैं मोटे से यही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है और लोगों को चाहिए कि जो अपोजिशन करता है उसको दूसरी नज़र से, देशद्रोही की नज़र से नहीं देखें, वो आपके हित की बात करता है। क्योंकि अपोजिशन होगी तो आपकी सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा। जिस तरीके से सरकार आपको नज़रअंदाज करती है, अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो आम आदमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, उनके मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन आप ही अपोजिशन को कटघरे में खड़ा करेंगे तो अपोजिशन के लिए कोई तैयार नहीं होगा। सभी चाहते हैं कि बड़ी पार्टी में जाएँ, घर में बैठे बैठे टिकट मिल जाए और बैठे बैठे आप जीत जाएँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और फिर आराम से आप जो सरकार कहती है तो उसके नक्शे कदम पे चलें। और चाहे उसको गलत भी लगता है उनके लीडर को तो वो चुप करके बैठता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके खिलाफ बोलेंगे तो छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि अपोजिशन का मजबूती से साथ दें, खड़े हों। और ये आप देख भी रहे हैं कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग बड़े बड़े पार्टियों में हैं, पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, एक्स MLAs हैं, एक्स मंत्रीज हैं, BDC हैं, DDC हैं, और आप देखते रहिए कि थोड़े दिनों में किस तरीके से ये लोग सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से अगर वो पावर की पार्टी के साथ भी चल रहे हैं लेकिन अंदर उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उनको लोगों के मुद्दे उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो कम से वो सोचते हैं कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ लोगों की बात तो हम कर सकें। और यही वजह है कि हर एरिया में आपका ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है और आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। मनकोटी साहब, आपको व्यक्तिगत रूप से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कोई अंतर नज़र आता है? डेफिनेटली कश्मीर का एक अलग वहाँ पे यहाँ तो ये दिल्ली, कश्मीर, पंजाब तो बढ़िया है। हमारी कहावत है कि हर 12 किलोमीटर के बाद, 12 मील के बाद जो है जो बोली होती है, जो भाषा होती है उसमें चेंज होता है, उसमें बदलाव होता है, जो पुरानी कहावत है और रियलिटी भी है। तो पंजाब और दिल्ली तो बड़ा लंबा मसला हो गया। यह जम्मू कश्मीर के अंदर हर 12 किलोमीटर के अंदर आपको अलग बोली, अलग विचारधारा, अलग सोच के लोग आपको मिलेंगे। तो ये तो जम्मू कश्मीर तो डेफिनेटली दिल्ली के मुकाबले में तो अलग तरह से है। भाजपा के द्वार आपके लिए खुले थे, आपने प्रवेश क्यों नहीं किया? हाँ, अब वो चैप्टर क्लोज हो गया तो उसके ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई कारण तो रहा होगा। हाँ, प्रवेश ना करने का कोई कारण तो रहा होगा। मैंने वही कह दिया कि आप जब जिस दरवाजे से निकलना ही नहीं है तो उसके ऊपर चर्चा क्या कर रही है? उसकी हाइट और बर्थ का क्यों चर्चा करनी है? हाँ, लेकिन ये चर्चा तो जरूर करनी पड़ेगी ना कि बलवंत मनकोटिया को आपसे या अरविंद केजरीवाल से क्या एश्योरेंस मिला है, कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, कंडीशंस जो है ये तय वो लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। और जब आपको अपने पर भरोसा है कि आप काम कर सकते हो, आप काम करेंगे, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको तय करने की। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि टर्म्स कंडीशन तय करके गए हैं। हमने कहा हमें काम करने का शौक़ है, हमें कोई बड़े पद के लिए, और जब बैठे भी थे उनके साथ तो हमने ये कहा कि हमारा मकसद यहाँ आने का कोई MLA की कुर्सी, कोई बड़े पद की कुर्सी इसलिए नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए हम कर पाएँ, लोगों के लिए कर पाएँ। जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हमने 25-30 वर्षों में किया है उसको हम एक पार्टी के लिए हमने किया, लेकिन उसको ना तो हम वोट बैंक में बदल पाए और ना उनके लिए कुछ कर पाए और ना वो हमारे लिए कुछ कर पाए। तो हमारा एक नेटवर्क जो है, हम चाहते हैं वो सारे नेटवर्क को हम फिर यूनाइट करके और जो एक बेहतरीन अपोजिशन की, एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका हम निभाएं।
और आने वाले समय में लोगों के जो मसाइल हैं उसको बेहतर तरीके से सरकार के आगे उठाए उनको। मनकोटिया साहब, पास डिस्कस नहीं करना चाहिए? एक मौका आपको मिला था 2002 में, सरकार का हिस्सा भी आप बने थे, लेकिन हसरत क्या है बलवंत सिंह मनकोटिया की अब बस मतलब एक वर्कर बनना है, जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के दिन रात मेहनत करनी है और आम आदमी पार्टी को बुलंदियों पे ले जाना है, यही हसरत है। आम आदमी पार्टी की नीतियां क्या रहेंगी ये तय करना है अभी आपको, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि जब आप मुफ्त बिजली मुफ्त पानी देंगे, जब आप लोगों के खाते में पैसे डलवाएंगे तो उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो डेवलपमेंट के काम कम हो जाते हैं। आप सहमत है वैसे? जी, आप मुझसे सहमत हैं? देखिए, जिस तरीके से जो डेवलपमेंटल काम हैं उनमें कई एग्जांपल्स दिल्ली के अंदर भी पेश की है कि अगर ये ब्रिज अगर जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से जिसमें वो कमीशनें निकलती हैं, अगर वो 1 करोड़ का बनता है तो अगर उसको सीधे सादे तरीके से बनाए, उसमें कमीशनें निकाल के, तो वो तो 50 लाख में बनता है। तो इस तरीके की जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उसको, अगर करप्ट प्रैक्टिस को अगर आप रोकेंगे तो आप लोगों को ये फैसिलिटीज़ भी अवेल करवा सकते हैं और डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस को भी आगे ले जा सकते हैं। आपको तो करप्शन के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाना है, सारा ठीक चलता है। मनकोटिया साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा था भगवंत मान जी का, उन्होंने भी इसी तरीके से एक कास्ट को कम किया था, एक पुल बनाया जाना था, उसने 2 पोल लगा दिए उसके ऊपर। तो इस तरह से कंटेनमेंट करके विकास नहीं हो सकता है। देखिए, अब एक्चुअली सोशल मीडिया में वीडियोस इतनी आती हैं, शायद मैंने तो वो देखी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा अगर आप देखें कि डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गई है तो ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट भी है और लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। बाकी रहा स्टेट का हिसाब है, अगर हम JNK की बात करें तो हमारे पास दिल्ली को तो सारी बिजली खरीदना पड़ती है, पंजाब को ख़रीद के लाना पड़ती है। हमारे पास तो इतना पोटेंशियल है पावर जनरेट करने का, तो हम पूरे देश को बिजली दे सकते हैं, लेकिन आप 70 वर्षों में उसमें से आप 1/4 जो है जो पोटेंशियल था उसको भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। तो ये वजह है। जम्मू कश्मीर में तो मुझे लगता है कि बिजली अगर आप प्रॉपर तरीके से हम इसको जनरेट करेंगे तो पूरे देश को सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी हमारे पास इतने स्कोप है हमारे पास कि हम बेहतर तरीके से इस जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की राह पे चला सकते हैं और लोगों को जो फैसिलिटीज़ कल पार्टी अनाउंस करेगी वो भी दे सकते हैं। मनकोटिया साहब, जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो हमें इंडस वाटर ट्रीटी तुरंत याद आती है। इस वाटर ट्रीटी के कारण जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है। क्या आप ये चाहेगी कि केंद्र सरकार इसकी कंपनसेशन दे जम्मू कश्मीर को? देखिए, इस मसले में क्योंकि एक पॉलिसी मैटर की बात है तो इसमें अभी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी एक पुराना चैप्टर हो गया, वो ख़त्म हो गया। कौन उसको मानता है आज? जो ट्रीटीज़ आज तक पाकिस्तान के साथ हुई हैं उसने कितनी मानी है और हमें क्यों मानी है और कितनी मानी है, वो मुझे नहीं लगता है कि आज वो पुराना चैप्टर हो गया। उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की गुंजाइश भी नहीं है और ज़्यादा उसके ऊपर सोचने की नहीं है। जो हमें करना है वो करना है। मनकोटिया साहब, बेरोजगारी एक बड़ा इशू है, कोई रोड मैप आम आदमी पार्टी के पास? देखिए, मैंने कहा कि इसमें अभी जो कोर ग्रुप की जो टॉप लेवल का कोर ग्रुप है उसके साथ अभी JNK के ऊपर ये सारे इश्यूज़ हैं, इनके साथ चर्चा होनी है, जल्दी होनी है। और बेरोज़गारी डेफिनेटली बहुत बड़ी एक समस्या है, चरम सीमा पे है, उसके ऊपर चर्चा होना बहुत लाजमी है। जो डेली वेजर्स का इशू है, बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर चर्चा होना लाजमी है। तो खैर, इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी तो हमने एंट्री ही की है, परसों से आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की जाएगी और इनका जो है वियोट भी निकालने की कोशिश की जाएगी कि कल गवर्नमेंट बनती है तो इसका वियोट क्या हो सकता है। लेकिन डेली वेजर एक ज्वलंत इशू है और मुझे लगता है कि ये चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बन के आएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कोई फार्मूला रहेगा? डेफिनेटली फार्मूला तो इसका निकालना ही, अब पंजाब में निकाला है, यहाँ भी निकलेगा
और गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर तो बना है। पंजाब का जो ऐलान हुआ है, पंजाब में जो डेली वेजेस को रेगुलराइज करने का जो गवर्नमेंट ने विद इन डेज़ फैसला कर लिया, तो इनके ऊपर प्रेशर तो बड़ा है। और अगर ये नहीं कर पाए तो लोगों ने चाहा तो सरकार ये वाली बनी, तो ये तो उसी तरह से उसी स्पीड में यहाँ भी होगा। विक्टिम कार्ड खेलना आम आदमी पार्टी का एक फंडा रहता है, फॉर्मूला रहता है कि आप यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार आएगी तो आप डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की घोषणा करेंगे और सीधा दिल्ली पीएम से मिलने चले जाएंगे, और पीएम से इनकार होगा तो फिर आप विक्टिम कार्ड आकर के खेलेंगे। देखिए जी, हमने तो रेगुलराइज कर दिया था लेकिन पीएम ने पैसे नहीं दिए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा कोई अपने घर से तो कोई देती नहीं है। जो स्टेट्स के अंदर जो भी टैक्स आता है और वो सीधा सेंटर को चला जाता है, तो सेंटर किस लिए सेंटर जब नहीं सुनिए, जब सेंटर में गवर्नमेंट होती है और कोई भी सेंटर का लीडर जाके, आज के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, प्रधानमंत्री पुराने भी थे, जब इलेक्शन में जाके 200 400 20 हज़ार करोड़ रुपये अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, तो क्यों नहीं? इसका मतलब है कि कोई दूसरी पार्टी की सरकार जिस स्टेट में होगी उसको कुछ नहीं देंगे। अगर पिछले दिनों जो रैली पंजाब में इलेक्शन के दिनों होनी थी और ये भी कहा जा रहा था कि बड़ा ऐलान होने वाला है, रैली किसी वजह से रद्द हो गई, तो क्या वो ऐलान होने वाला था, तो क्या वो आज अगर सरकार दूसरी बन गई तो क्या उनको पैसा नहीं देना है? तो पैसा तो मैंने कहा कि घर से किसी ने नहीं देना है। टैक्स है, टैक्स बहुत सा मैक्सिमम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और कुछ पोर्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, तो वो टैक्स पेयर मनी है, लोगों का पैसा, तो लोगों के डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं देना वो? तो इसलिए निशाना बनाया जाएगा कि हमें वोट नहीं पड़े, हमारे सरकार नहीं बनी तो इसलिए कुछ नहीं देंगे, तो वो तो जस्टिफिकेशन नहीं है ना, वो जस्टिफाई नहीं है, वो गलत है। देश को चलाना सब ये सरकार जी, यूनियन गवर्नमेंट पक्षपात करती है। यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है, उन स्टेट्स को, उन यूटीज को तंग करती है। आपने देखा, आप तो डेली देखते हो कि जिस तरीके से जिन स्टेट्स के अंदर और उन स्टेट्स के अंदर जहाँ पे मजबूत अपोजिशन है सेंटर के खिलाफ, तो उनको किस तरीके से तंग और प्रताड़ित किया जाता है उन सरकारों को, उन लोगों को। तो ये मतलब ये एक अच्छी, मैं कहूँगा कि प्रथा नहीं है। देश का जो प्रधानमंत्री जी हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के भी हैं, दूसरी पार्टी के भी हैं। हाँ, जब वो प्रचारक हैं तो फिर पर्टिकुलर पार्टी के हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, बनने के बाद तो आप जो वोटर हैं उस इलाके के, तो सारे आपके हुए और आप उनके हो गए। लेकिन आप कहेंगे नहीं, इसने वोट दिया था तो इसकी बात सुनेंगे, इसने नहीं दिया था इसको बाहर निकालेंगे, तो वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। आप सिस्टम का हिस्सा रहे, एमएलए रहे, आप हुकूमत का हिस्सा रहे 2002 में। क्या आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में है उसको आप भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे? बिल्कुल। भ्रष्टाचार जब टॉप लेवल से मुक्त होना शुरू होता है तो नीचे तो मुक्त हो जाता है, लेकिन टॉप पे रहता है तो नीचे कैसे मुक्त होगा? जी मनकोटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच विनोद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।